So let's start, students. Today we are focusing on a very interesting topic, that is the cardiac symphony, the sounds of the heart, the sounds which the heart makes. Okay, so we will start with the most foundation of the beat, that is the S1 beat. The S1 beat is defined as the closure of the atrioventricular valves, that is AV valves. We have two AV valves, mitral and tricuspid. This sound is triggered by ventricular contraction. राइजिंग इज एट्रियल प्रेशर. जब एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और इसकी वजह से जो एवी वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमको सुनाई देती है S1 बीट. इसके कंपोनेंट्स होते हैं M1 जो कि मिट्रल वॉल्व होता है और T1 जो कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है. ठीक है, इसको बेस्ट हर्ट कहाँ पे होता है? ये जो अपना मिट्रल एपेक्स होता है, एपेक्स एरिया होता है, यहाँ पे मिट्रल एपेक्स आपको डायग्राम में शो हो रहा है. यहाँ पे मिट्रल एरिया होता है, मिट्रल एरिया इसको एपेक्स बोला जाता है. यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे से बेस्ट हर्ट होता है और डायग्राम में आपको जो दिख रहा होता है अपने लेफ्ट हैंड साइड में होता है मिट्रल बाइकस्पिड वॉल्व होता है और जो राइट हैंड साइड में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जिसको अपन T1 और M1 के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब देखते हैं अपन वेरिएबल इंटेंसिटी. अब S1 में वेरिएबिलिटी क्या आ सकती है? ये आ सकती है कि इंटेंसिटी इज ड्रिवन बाय कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, वॉल्व मोबिलिटी एंड द पीआर इंटरवल. इन तीनों से इसकी वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है. सॉफ्ट F1 आपको कब सुनाई देती है? सॉफ्ट S1 मतलब बहुत धीमी से S1 सुनाई दे रही है. तो जब वीक कॉन्ट्रैक्शन हो, जब वॉल्व की इमोबिलिटी हो या प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल हो, तब अपने को S1 सॉफ्ट सुनाई देगी. अब वीक कॉन्ट्रैक्शन किस किस में हो सकते हैं? लेफ्ट या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, उसमें वीक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं. अपने जो वॉल्व है वही कैल्सिफाइड हो गए हैं, या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन हो रहा है, या फिर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो रहा है, तो उसमें अपने को क्या वॉल्व की मोबिलिटी इमोबिलिटी हो गई है. ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री ब्लॉक जब आता है, एवी डिले आता है, उसमें प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल हो जाता है. तो इस समय आपको क्या सुनाई देगी? अपनी सॉफ्ट एस1 सुनाई देगी. अब लाउड एस1, अब जोर से एस1 कब सुनाई देगी? जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल. तो जैसे ट्रेकिकार्डिया में, टेकिकार्डिया में एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. शॉर्ट पीआर इंटरवल है, एकदम शॉर्ट पीआर इंटरवल में जल्दी से उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देगा. हाई आर्टरियल प्रेशर, अगर आर्टरियल का प्रेशर ही हाई है, मिट्रल स्टेनोसिस होकर रखा हुआ है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होकर रखा हुआ है, तो उसको एकदम धक्का मार के निकलना है, तो एकदम प्रेशर से निकलता है तो लाउड एस1 सुनाई देता है. ठीक है, इसके क्लिनिकल पर अपने याद करते हैं कि रूल ऑल वल्वुलर डिसीजेज जो होती है वो S1 कॉज करती है. जितनी भी वल्वुलर डिसीज होती है उसमें आपको S1 सॉफ्ट आएगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या? मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, MS और TS, ये दो जो होते हैं वो लाउड S1 कॉज करते हैं. ठीक है, फिर आते हैं अपन S2 पे. S2 क्या होता है? अपना एंडिंग इंजेक्शन. इसको डिफाइन करते हैं अपन क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल्व्स. अब सेमिनुलर वॉल्व्स कौन से होते हैं? अपने दो होते हैं अपने पास, एओर्टिक और पल्मोनरी, A2 एंड P2. अब A2 और P2 को मार्किंग द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन. जब वेंट्रिकुलर पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पूरा का पूरा इजेक्ट हो जाता है, उसके एंड को कौन डिपेक्ट करता है? S2 डिपेक्ट करता है. ठीक है, इसका अपन की कंसेप्ट देखें तो जो AT होता है वो A2 नेचुरली P2 के बिफोर होता है. ठीक है, पहले A2 होता है फिर P2 आता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम इज शॉर्टर देन राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम. जो लेफ्ट वाला अपना वेंट्रिकल होता है वो जल्दी खाली होता है राइट वाली से, इसलिए अपने को A2 पहले सुनाई देता है और P2 अपने को बाद में सुनाई देता है. P2 अपने को सुनाई देता है पल्मोनिक एरिया में और A2 अपने को सुनाई देता है एओर्टिक एरिया में. ठीक है, ये अपने को दोनों वॉल्स भी दिख रही कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दोनों को अपने को डायग्राम में दिख रहे हैं. ठीक है, फिर अपने आते हैं फिजियोलॉजी स्प्लिट. अब स्प्लिट क्या होता है? A2 और P2 में स्प्लिट क्या होता है? A2 और P2 की स्प्लिट से पहले मैं आपको नॉर्मल S1 और S2 साउंड सुना देता हूँ. तो ये थी अपनी S1 और S2, जब नॉर्मल अपने को अपन स्टेथोस्कोप की मदद से जो सुन रहे होते हैं बस वो होती है. ठीक है, अब अपन इसके आते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिट पे कि हाउ रेस्पिरेशन अल्टर्स कार्डियक हेमोडायनेमिक्स. कैसे अल्टर कर सकता है? अब जैसे अपन एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो जो स्प्लिट होती है वो नैरो हो जाती है. कैसे नैरो हो जाती है? क्योंकि जब अपन एक्सपायर कर रहे होते हैं तो जो वीनस रिटर्न होता है ना वो कम हो जाता है. कम वीनस रिटर्न होगा तो राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग कम होगी, राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग कम होगी तो P2 अगर अर्लियर, क्योंकि उसकी फीलिंग ही कम हुई तो निकल गया जल्दी से आराम से. जैसे कि P2 बाद में निकलता क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फीलिंग रहती है, लेकिन अगर फीलिंग ही कम हुई तो उसकी जल्दी से निकल गया, मतलब वो भी A2 के आसपास ही निकल गया. तो उसका क्या हुआ? A2 और P2 पास पास में आ गए. A2 तो उसकी जगह पे ही था लेकिन P2 क्या उसके पास आ गया, तो उसमें क्या हुआ? A2 और P2 के जो बीच की गैप थी, स्प्लिट था, वो कम हो गया. और इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन में जब अपन सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है? वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है तो राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग बढ़ जाती है, उसकी वजह से P2 क्या होता है? डिले हो जाता है. और साइमल्टेनियसली क्या होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसमें ब्लड कम जाता है जिसकी वजह से A2 अर्लियर आ जाती है. मतलब क्या हुआ? इसमें A2 भी आगे खसक गया और P2 भी पीछे खसक गया, तो दोनों अपनी जगह से दूर चले गए एक दूसरे से. तो क्या होगा? स्प्लिट जो होगी वाइडन हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, स्प्लिट बढ़ जाएगी, उन दोनों का गैप बढ़ जाएगा. ठीक है, अब आते हैं अपन पैथोलॉजिकल टाइमिंग पे कि वाइड एंड वेरिएबल स्प्लिटिंग से अपन क्या क्या देख सकते हैं. अगर स्प्लिट मोर देन 60 मिलीसेकंड्स की है, दैट वेरीज विद ब्रेथ,
अगर अपने एक्सपायर और इंस्पायर के साथ स्प्लिट मोर देन 60 सेकंड से बढ़ रही है तो उसमें क्या देखेंगे अपन। अब देखो जो S1 है, S1 के बाद ये S2 आ रही है, S2 में क्या आ रहा है, A2 और P2 के बीच में अपने को मोर देन 60 मिली सेकंड्स का गैप दिख रहा है। तो उसमें अपन क्या देखेंगे, डिलेड P2। अगर डिलेड P2 किस किस वजह से हो सकता है, राइट साइड डिले कब कब हो सकता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होकर रखा है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, उससे P2 पीछे की तरफ साइड डिले कर सकती है। और A2 जल्दी क्यों आएगा, अर्ली A2 किस वजह से आ सकता है, मेट्रल रिगर्जिटेशन है या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसकी वजह से A2 जल्दी आएगा, जिसकी वजह से वाइड और वेरिएबल स्प्लिट मिलेगी। अब आते हैं अपन पैथोलॉजिकल टाइमिंग रिवर्स पैराडॉक्सल स्प्लिटिंग पे। अपन इसको रिवर्स या फिर पैराडॉक्सल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मली अपन ने देखा था कि A2 पहले आता है P2 से, हर बार अपन ने वही देखा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें P2 पहले आ रहा है A2 से। अपन पहले देखते हैं एक्सपायरेशन में, स्प्लिट वाइडेंस में, पल्मोनिक कंपोनेंट जो P2 है वो A2 से पहले आ रहा है, जबकि यहाँ पे इंस्पिरेशन में स्प्लिट डिसअपीयर होगी। क्यों, क्योंकि जो P2 डिले हुआ इंक्रीज आरवी फिलिंग के कारण, और जो A2 अर्लियर आया डिक्रीज एलवी फिलिंग के कारण, इन दोनों का फ्यूजन हो गया। ये इतने पास में आ गए कि इन दोनों की जो साउंड है वो एक जैसी सुनाई दी, मतलब एक ही टाइम पे सुनाई दे रही है। तो अपने को स्प्लिट होते हुए भी सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपन अपने जो कान है वो उसको एकदम से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो स्प्लिट है। तो उसको क्या बोल दिया अपन ने कि स्प्लिट डिसअपीयर हो गया। इसका मैकेनिज्म होता है सीवियर डिले ऑफ A2। अगर सीवियर डिले ऑफ A2 हो जाता है उसकी वजह से भी हो जाता है, क्योंकि एकदम पीछे आ गया A2 ना। उसका की कॉज अपन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है, मैकेनिकल में एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो सकता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब फिक्स स्प्लिट क्या होता है, फिक्स स्प्लिट में अपन देखते हैं इंस्पिरेशन में S1 आ गया, दोनों में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में दोनों के टाइम पे अपने S2 के जो कंपोनेंट्स है, A2 और P2 कंपोनेंट, एओर्टिक कंपोनेंट और पल्मोनरी कंपोनेंट, वो दोनों सेम आए। इंस्पिरेशन में भी कोई ना तो स्प्लिट बढ़ा ना तो स्प्लिट घटा, एक्सपायरेशन में भी ना तो स्प्लिट बढ़ा ना तो कम हुआ, वो दोनों फिक्स्ड हो गए। अब फिक्स किस किस वजह से हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, अगर एएसडी है उसको तो हो सकता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म देख लेते हैं। जब लेफ्ट टू राइट शंट आ जाता है तो क्या कॉज कर देता है, कांस्टेंट इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग, कॉन्स्टेंटली राइट वेंट्रिकुलर की फीलिंग बढ़ रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कायरविक नॉन वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक नॉन वेरिएबल डिले मिलता है P2 में। तो ये क्रॉनिक मिल रहा है अपने को, लगातार मिल रहा है, परसिस्टेंट मिल रहा है, इसकी वजह से कोई वेरिएशन आता ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन एक नई साउंड पर जो एबनॉर्मल है, पर एक नई साउंड है। क्या है, S3। उसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलोप। इसको हमेशा अपन अपने स्टेथोस्कोप के पीछे वाले हिस्से, जिसको अपन बोलते हैं बेल, आगे वाले हिस्से को अपन बोलते हैं डायफ्राम, और पीछे वाले हिस्से को अपन बोलते हैं बेल। और बेल क्यों यूज होता है, बेल यूज होता है अपनी लो पिच साउंड सुनने के लिए। जो अपनी लो पिच साउंड होती है उसको अपन स्टेथोस्कोप के बेल पीस से सुनते हैं। तो उसमें से एक साउंड होती है S3। अब ऐसे की टाइमिंग क्या होती है, ये अर्ली डायस्टोल में मिलती है, जब रैपिड फीलिंग हो रही होती है, रैपिड पैसिव फीलिंग हो रही होती है, तब अपने को सुनाई देती है जस्ट आफ्टर S2 जैसे ही खत्म होता है वैसे ही S3 सुनाई देती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, दो वेंट्रिकल सडनली डिस्टेंस विद इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और एकदम से डिस्टेंड हो गया है वेंट्रिकल, उसकी वजह से अपने को S3 सुनाई देगा। अब इसके कॉजेस देख लेते हैं, उसके बाद अपन S3 को सुन के देखेंगे। कॉजेस S3 में देखेंगे अपन, पहले फिजियोलॉजिकल में कोई बच्चे हैं, चिल्ड्रन में अक्सर आता है, प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, उस टाइम पे आता है, या फिर एथलेटिक्स में आता है। बाकी अपन पैथोलॉजिकल देखें, जब वॉल्यूम ओवरलोड रखा है, किस में होगा वॉल्यूम ओवरलोड, जब मेट्रल एओर्टिक रिगर्जिटेशन है तो वॉल्यूम ओवरलोड जाएगा, या फिर हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स है जैसे कि एनीमिया, फीवर में। फिर पैथोलॉजिकल देखें, सिस्टमिक फेलियर हो गया है जैसे कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो अपन S3 को कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ओवरलोड प्लस सिस्टोलिक फेलियर। इसकी वजह से अपने को S3 द वेंट्रिकुलर गैलोप सुनाई देता है। अब अपन उसको सुन के देखते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी S3। अब आ जाते हैं अपन S4 पे। S4 को बोलते हैं द एट्रियल गैलोप। इसको भी अपन बेल से सुनते हैं, द लो पिच बेल से। इसकी टाइमिंग क्या होती है, द लेट डायस्टोल, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको सुनाई देता है जस्ट बिफोर S1 के जस्ट पहले। S3 S2 के जस्ट बाद थी, S1 जो S4 है वो S1 के जस्ट पहले आती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली कर रही होती है अगेंस्ट अ स्टिफ, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो एट्रिया है वो एक स्टिफ नॉन कंप्लायंट वेंट्रिकल के थ्रू एक अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका कॉजेस अपन देख सकते हैं, प्रेशर ओवरलोड, रेस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी और एक्यूट इश्चीमिया। अब उसमें अपन देखते हैं प्रेशर ओवरलोड किस किस में हो सकता है, हाइपरटेंशन में हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होकर रखी हुई है, या फिर एओर्टिक स्टेनोसिस में। रेस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी में देखेंगे अपन तो अब इसमें देखेंगे एचओसीएम हो सकता है, अपना रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ठीक है, फिर अपना एक्यूट इश्चीमिया देखेंगे तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसकी वजह से।
अब एक चीज है, S1 है इज नॉट हर्ड इन एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में S4 नहीं सुनाई देता है, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल फिब्रिलेशन में जब आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन ऑर्गेनाइज ही नहीं होता है, कभी भी कैसे भी कर रहा है, बड़ा बड़ा बस कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो उसमें S4 सुनाई नहीं देती है। ठीक है, तो अपन एक बार S4 भी सुन के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी S4 की साउंड। अब अपन सिस्टोलिक मैकेनिकल साउंड देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा साउंड जो होती है अपनी कि अपन चेक करते हैं इसमें। पहला S1 और S2 में सिस्टोल में क्या होता है, एक आती है अपनी इजेक्शन क्लिक और आती है अपनी नॉन इजेक्शन क्लिक। इजेक्शन क्लिक कब आती है, जब इसकी अर्ली सिस्टोल में राइट आफ्टर S1, S1 के जस्ट बाद एक हाई पिच साउंड सुना दी थी, उसको बोलते हैं अपन इजेक्शन क्लिक। ये कॉज किस वजह से हो सकती है, हाई प्रेशर ओपनिंग ऑफ सेमिनल वाल्व्स। जो सेमिनल वाल्व्स एकदम हाई प्रेशर के साथ खुले हैं, जैसे कि पैथोलॉजी अगर अपन देखते हैं उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस में, पल्मोनिक स्टेनोसिस में, डायलेटेड एओर्टिक रूट में, तो अपने को इजेक्शन क्लिक सुनाई देती है। वहीं पे अपन नॉन इजेक्शन क्लिक देखें तो उसमें टाइमिंग होती है अपनी मिड लेट सिस्टोल में, कि अपना मिड लेट सिस्टोल में अपने को हाई पिच साउंड सुनाई दे रही है, उसको अपन नॉन इजेक्शन क्लिक बोलेंगे। ये कॉज किस वजह से होती है, टेंशनिंग ऑफ कॉर्डा टेंडिनी। जो अपने कॉर्डा टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं, ये आप थोड़े से देख सकते हो कि ये जो मसल फाइबर्स जो ऐसे अटैच होते हैं वॉल्व से, उनको अपन कॉर्डा टेंडिनी बोलते हैं। इनकी टेंशनिंग की वजह से अपने को ये कॉज हो सकता है, जो कि पैथोलॉजी होती है मिटल वॉल्व कोलैप्स, उसकी वजह से नॉन इजेक्शन क्लिक सुनाई देता है। ठीक है, अब डायस्टोलिक मैकेनिज्म कैसे पूछेंगे, अपना ओपनिंग स्नैप जिसको अपन बोलते हैं ओपनिंग स्नैप, ये कब सुनाई देती है, अर्ली डायस्टोल में सुनाई देती है, जस्ट आफ्टर S2। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होता है हाई प्रेशर ओपनिंग ऑफ स्टेनोटिक एवी वॉल्व्स। इसका प्राइमरी कॉज क्या होता है, प्राइमरी कॉज होता है इसका मिटल स्टेनोसिस। अब इसका सिवियरिटी रूल देखते हैं अपन। सिवियरिटी रूल में क्या होता है, इसमें S1 S2 और ओपनिंग स्नैप में, तो S2 और OS में जो A2 टू OS इंटरवल होता है, उसमें अपने को यहाँ पे ओपनिंग स्नैप दिख रही होती है। इसमें क्रिम्सन प्रो अपन शॉर्टर इंटरवल देखते हैं, और इंटर हाई जो अपना बीच का ये A2 टू OS इंटरवल जो है, इसमें अपने को क्या होता है, ये हायर लेफ्ट आर्टरी प्रेशर होता है। और ये जो दूसरा इंटरवल होता है, यहाँ पे क्या होता है, मोर सीवियर स्टेनोसिस हो रखी होती है, तो इसकी वजह से अपने को ओपनिंग स्नैप सुनाई देता है। अब रेयर डायस्टोलिक साउंड अपन देखें तो यहाँ पे होता है द ट्यूमर प्लॉप। द ट्यूमर प्लॉप होता है पेरिकार्डियल नॉक। ट्यूमर प्लॉप में क्या होता है, अपन मेरी जो पहली वीडियो है, पहली वीडियो में आपको इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको देखी थी, अगर आपको और डिटेल वीडियो में जाना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। उसमें कॉज में देखा था अपने लेफ्ट एट्रियल मैक्सिमा स्ट्राइकिंग द मिडल वॉल्व। फिर अपना टाइमिंग क्या आता है, अर्ली डायस्टोल आता है, इसके पिच क्या होती है, लो पिच होती है। तो पेरिकार्डियल नॉक पे अपने कॉज देखते हैं तो वेंट्रिकुलर हिटिंग और स्टिफ पेरिकार्डियम होता है, कंस्ट्रिक्ट पेरिकार्डिटिस में हो सकता है। टाइमिंग देखते तो मिड डायस्टोल में ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग में, और पिच देखे तो हाई पिच में। ठीक है, अब मास्टर समरी अपन देख लेते हैं, इसके बाद में आपको एक और दो साउंड्स और सुनाऊंगा, जो कि अपनी एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रीगर्जिटेशन। मैं उन दो की साउंड्स भी आपको सुनाऊंगा, तो उन दो साउंड्स को भी आप सुन के देखिएगा कि क्या क्या चीजें आपको अलग अलग स्टेथोस्कोप में कैसे सुनाई देती है। तो सबसे पहले अपन साउंड्स देख लेते हैं, इजेक्शन क्लिक, नॉन इजेक्शन क्लिक। आप इसको अच्छे से देखो, तब तक मैं आपको वो साउंड सुनाता हूँ।